अब हमें सिक्स नोबल हाउसेज यानी बार्कस फैमिली की टेरिटोरी का सीन दिखाया जाता है। उसकी बॉर्डर के ऊपर कुछ लोग पहरेदारी करने में लगे हुए थे, जहाँ पर वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुम्हें उन न्यू लॉर्ड के बारे में पता है जो कि हाल ही में यहाँ पर आए हैं? तो दूसरा कहता है कि हाँ, जब से वो न्यू लॉर्ड बने हैं वो अपने आप को पूते से बंद कर बस शराब पीने में लगा रहता है, और वो भी ऐसे समय पर कि उसे ये चीज समझ में नहीं आती कि वो एक हाउस होल्ड का हेड है। तो दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है कि वैसे भी सभी लोग पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, तो आखिर इस बेकार सी टेरिटोरी का एक लॉर्ड बनने का मतलब ही क्या है? यहाँ तक वो नाइट्स और वेसल्स जो कि बायजेट फैमिली की जनरेशन से यहाँ पर सर्व कर रहे थे, वो सभी भी यहाँ से जा चुके हैं। तो आखिर एक न्यू लॉर्ड यहाँ पर क्या करेगा? कम से कम उन्हें इस चीज की खुशी तो है कि आखिरकार वो यहाँ पर अपनी शराब तो पी ही सकते हैं। तो एक लड़का कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा फेयर पॉइंट है, पर क्या इसके अलावा रगनार ने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट नहीं भेजा था? पर ये सुनकर वो आदमी कहता है कि रीइंफोर्समेंट, और वो पीछे की तरफ देखता है कि दीवार से नीचे हमें वहाँ पर रीइंफोर्समेंट दिखती है, जब सिविल और उसका साथी शराब पीकर झूमने में लगे हुए थे। और वो कहता है कि तुम फ्री लोडर कमीनों के बारे में बात कर रहे हो। उन्होंने क्लेम किया था कि वो नाइट पेट्रोल को यहाँ पर हैंडल कर लेंगे, पर जितनी बार मैंने उन्हें चेक किया है बस वो शराब पीकर वहाँ पर बेहोश से पड़े रहते हैं। तो दूसरा कहता है कि सपोर्ट भाड़ में जाए, सच में ऐसा लगता है कि रंगनार तो बस यहाँ पर हमारे मजे ले रहा है। और वहाँ पर खड़ा हुआ एक लड़का ये देख कर हंसते हुए कहता है तो अच्छा क्या चीजें इस तरीके से चल रही हैं। जिसके बाद हमें उसे जंगल के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर वो ये सारी चीजें एक आदमी को लीक कर रहा था। वो कहता है कि यानी तुम ये सच कह रहे हो? वो कहता है कि हाँ, पूरी चीजें बिल्कुल ऐसे ही हैं। इसका मतलब जो आपका ऑपरेशन है लगभग वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और उसके सामने जो आदमी खड़ा हुआ था ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ये सब सुन लिया। और हमें उसके पीछे वहाँ पर कई सारे लोगों की एक टीम दिखाई जाती है, एक बड़ी सी असैसिन की टीम, जो कि आगे बढ़ते हुए कहते हैं चलो जल्दी से सब कुछ खत्म कर वापस आते हैं। और दूसरी तरफ हमें सेबित को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल बच्चे की तरह वहाँ पर लार बगराते हुए सोया हुआ था। अगले पल एक असैसिन भागते हुए अचानक उसके पास आ जाता है और अपने डैगर को घुमाते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि एक गार्ड अपनी ड्यूटी के समय पर शराब पीकर यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। सच में ये चीज तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा काम कर गई, पर इसके अलावा तुम्हारी जो बची हुई बूझ है यानी शराब है उसे अब तुम अपनी अगली जिंदगी के अंदर पीना। और ये कहकर वो अपने डैगर को सीधे उसकी तरफ छोड़ देता है। और तब सीन शिफ्ट होता है और हमें जूलियस के हाथ को पटकते हुए दिखाते हैं। वो गुस्से में कहता है कि तुम एक मिड टीयर के स्पोर्ट्समैन होने के नाते क्या यहाँ पर अपने आप से एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को चलाना चाहते हो? नहीं, एक जंग के समय पर तो बिल्कुल भी नहीं। एक कॉम्बैट ऑपरेशन सच में चलाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तुम्हें यहाँ पर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। पर थियो अपने पास एक एनवेलप रखे हुए था और वो बताता है कि ये इस जंग से रिलेटेड है, एक बार इसके ऊपर नजर डालिए। और जैसे जूलियस ये देखता है तो वो शौक सा रह गया था। वो कहता है कि ये चीज पूरी तरह से सच है। और वो कहता है कि हाँ, जो ट्रेवन का मेन टारगेट है अभी वो हर्बन का कैसल है और साथ ही सेंट्रल प्लेटून है। पर ये सब एक दिखावा है, असल में जो उनका रियल टारगेट है असल में वो फ्लोटिंग आर्शिपेलागो है और साथ ही बाइजेक की टेरिटोरी है। जूलियस ये देखकर सोचता है कि ये चीज सच है। देखा जाए तो ये एक लॉजिकली कंक्लूजन है। और थियो आगे बताता है कि पहले जो सिरस गिल्ड के हॉस्टेज के साथ इंसिडेंट हुआ था और वहाँ पे ब्लैक स्कल्स के मूवमेंट को देखने के बाद ये चीज पूरी तरह से क्लियर थी कि वो ट्रेवेंस के साथ यहाँ पर मिलकर काम कर रहे थे। और इसके अलावा जो ब्लैक स्कल है उसे यहाँ पर समझा जा सकता है। और उन्हें ये चीज काफी अच्छे से पता है कि जो फ्लोटिंग ऑपरेशन लेगो है उसकी जो शिपिंग फेडरेशन है वो पूरी तरह से इंपीरियल फंड के ऊपर चलती है। और जूलियस समझ जाता है कि वो यहाँ पर ट्रेवेंस के जो मैसिव वॉर फंड है वो यहाँ से निकल कर आया है। तो वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा आइलैंड की जो काफी ज्यादा दूर पर अकेली सी एक लोकेशन है, इसकी वजह से ये और ज्यादा बड़े खतरे के अंदर आ जाती है। इसी वजह से जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो यही है कि हम लोगों को बाइजेक टेरिटोरी के अंदर रीइंफोर्समेंट को यहाँ पर भेजना होगा। पर इसके अलावा ट्रेवन ने पहले ही अपनी काफी सारी फोर्सेस को सेंट्रल प्लेटून और हार्मन कैसल के ऊपर भेजा हुआ है और इसे ही ऑल आउट एफर्ट कहते हैं। इसलिए रंगनार भी यहाँ पर उसके रिस्पॉन्स पर अपनी एक ट्रूप भेजेगी, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी ट्रूप नहीं बची है। और मैंने इस चीज का एहसास किया, पर हम लोग यहाँ पर जो हमारे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स है उन्हें यहाँ पर जरा सा भी नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कमांड बन सकूं, जिससे मैं बाइकिस टेरिटोरी को रिइंफोर्स कर सकूं और साथ ही आर्चिपेलागो के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकूं कि आखिर वो लोग किस तरीके से ट्रेवन को यहाँ पर फंड दे रहे हैं, जिससे मैं उन सभी का यहाँ पर सफाया कर सकूं। ये जानने के बाद जूलियस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कहता है यानी तुम शुरुआत से अपनी सारी तैयारियां कर यहाँ पर बैठे हुए थे। और वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर इस चीज को परमिट करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी ये जंग से रिलेटेड है तो इस चीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पर एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी चीज को कुछ जरूरत से ज्यादा मत करना। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को याद रखूंगा। और थियो के वहां से चले जाने के बाद जूलियस उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए कहता है कि वो मटेरियल जो कि थियो ने यहाँ पर हैंड ओवर करा है वो सच में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की इंटेलिजेंस है। पर ये एक फैक्ट है कि उसने ये चीजें मुझे बताई, ना कि किसी ब्लैक ड्रैगन को जिसकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर जो ये परमिशन है वो बस एक फॉर्मेलिटी की तरह है। इसका मतलब थियो अगर यहाँ पर सच कह रहा था
तो यही है कि थियो पहले से ही पूरी तैयारियां कर बैठा था और ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आसमान की तरफ एक डैगर उड़ता हुआ दिखाते हैं, क्योंकि अगले ही पल उस असेसन के ऊपर सिबित ने हमला कर दिया था, वो भी अपनी बची हुई शराब से। और इसकी वजह से वो असेसन यहाँ पर शौक सा रह गया था कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। और उसे एहसास होता है क्या ये तो ऑरेंज जूस है। तो सिबित खड़ा होते हुए कहता है कि बिल्कुल, और वो एक्साइटेड होते हुए बताता है क्योंकि ज्यादातर मैं यहाँ पर शराब नहीं पीता। और ये जानने के बाद वो शौक सा रह गया था, क्योंकि अगले ही पल उसका खून आसमान में उड़ता है, क्योंकि सिबिल ने उसे यहाँ पर घायल करके जमीन पर गिरा दिया था। और उसके बाकी सभी साथी भी, उसके जितने भी साथी थे, उन्हें भी यहाँ पर मारकर लेकर आ चुके थे। और वो बताते हैं कि हम लोगों ने उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दिया है जो कि वैनगार्ड बनकर यहाँ पर आए थे। जिसके बाद सिबिल यहाँ पर उन लोगों से कहते चलो अब यहाँ पर आग जला दो। पर वो लोग तो आपस में ही बातें करने में लगे हुए थे कि सच में हमारी तलवार यहाँ पर टाइबन्स की फोर्सेस को काट सकती है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ब्लोमिंग सेरेमनी के बाद ऐसा कुछ कर भी पाएंगे। सच में ये तो एक ज्यादा आइडियल इधर है। और ये देख कर वो परेशान होते हुए कहता है कि तुम लोग आखिर अपने स्क्वाड लीडर की बात क्यों नहीं सुनते। और ये सोचकर वो खुद ही यहाँ पर आग जलाने के लिए आगे बढ़ रहा था। और वहीं पर एक असैसिन जो कि अपने हाथ में एक चाकू रखे हुए था, उन लोगों ने अपना गार्ड पूरे से ऑफ कर दिया था। इसी वजह से अगले ही पल वो आकर उसके ऊपर हमला करने के लिए पीछे आ चुका था। जैसे उन लोगों को इस चीज का एहसास होता है तो वो तीनों शौक हैरानी के साथ डरते हुए उसकी तरफ देखते हैं। पर सिबिल ये देख और भी ज्यादा शौक रह जाता है, क्योंकि उसका मुंह पूरे से कटकर अलग हो चुका था। और अचानक ही वहाँ पर नवान आ जाता है जो कि उससे कहता है कि सच में तुम लोग अपना ख्याल तक नहीं रख सकते। अगर तुम यहाँ पर जरा से भी घायल हो गए तो आखिर मैं मेरे लॉर्ड का सामना कैसे करूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, अगली बार से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। पर नवान उससे कहता है कि मजाक तुम्हारे ऊपर था, ठीक है पूरे से कंफर्टेबल हो जाओ। पर वो एक सीरियस टोन में उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कंफर्टेबल होना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो कि एक लॉर्ड को हैंडल करनी चाहिए कि इस चीज के लिए तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर अगले पल वो फिर से काउ चेयर होते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ आग लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो कि मैं अपने कॉमरेड्स के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सुनकर नवान कहता है क्या, और अगले पल वो चिल्लाते हुए कहता है कि यार मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। पर वो कहता है कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वहाँ पर लाइट जलना चालू होती है और कैसल की जितनी भी लाइट्स थी वो सभी यहाँ पर चालू हो चुकी थी। और वो अपने क्रॉस बोस के साथ यहाँ पर नीचे की तरफ निशाना लगाना चालू कर देते हैं। और नवान जो कि दीवार के ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर हमारे लॉर्ड अभी यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। और इस आग की वजह से हमें नीचे कई सारे लोग खड़े हुए दिखते हैं और बीच में ट्रेवन के जो लोग यहाँ पर दीवार चढ़कर ऊपर आ रहे थे वो हैरान और परेशान होते हुए सोचते हैं कि आखिर उन लोगों को इस चीज के बारे में पता कैसे चल गया। और सिबिल चिल्लाते हुए कहता है कि ट्रेवन के वेयरमेंस यहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, तो हम लोगों को बाय से कैसल को होल्ड करना होगा या ना संभालना होगा, इसलिए जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म कर दो। और ये कहते थे वो अपने क्रॉसबो से उन लोगों के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, जिस वजह से वो सीधे ही दीवार से नीचे गिरकर वहाँ पर मरना चालू हो चुके थे। और आसमान में हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके ऊपर थियो बैठा हुआ था। वो कहता है क्या लड़ाई पहले ही चालू हो चुकी है, लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। इसलिए वो कहता है कि इस चीज में काफी लंबा समय हो गया। और वो सीधे ही जमीन की तरफ बढ़ना चालू कर देता है और सोचता है लगता है कि मैं वहाँ पर कई सारे फेमिलियर से चेहरे देखने वाला हूँ। जिसके अगले सीन में अब यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और ट्रेवन के जितने भी लोग थे उन लोगों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। और सभी चिल्लाते हुए थियो से कहता है कि जैसा कि आपने मुझसे कमांड किया था और ये मिशन जिसके अंदर हम लोगों को बार्कस टेरिटरी को डिफेंड करना था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। पर थियो उसको देखकर कंफ्यूजन के साथ कहता है कि हे तुम इस तरीके से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पर साथ ही वो उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि सच में इस बार तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और नाक बहते हुए कहता है कि उसने यहाँ पर मुझे एक्नॉलेज कर लिया। इस वजह से उसके साथ ही उसके ऊपर गुस्सा करना चालू कर देते हैं कि मुझे तुमसे जलन हो रही है, कमीने तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो। और दूसरी तरफ थियो और नवान आगे बढ़ते हुए बातें करने में लगे हुए थे। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे। थियो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर जस्ट इन केस आ गया था, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। और वो कहता है कि हाँ ये सब उन लड़कों की वजह से हुआ है, अगर तुम्हें ये लोग कहाँ पर मिल गए थे। तो थियो बताता है कि ये लोग वो है जो कि मेरे साथ ट्रेनिंग किया करते थे जब मैं एक अप्रेंटिस हुआ करता था। उसके बाद ये चाहते थे कि वो मुझे सर्व करें और इसलिए उन लोगों ने व्हाइट ड्रैगन आर्मी को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। और देखकर ऐसा लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारी अप्रूवल को भी अर्न कर लिया है। नवान कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं खुद भी इन चीजों में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट इंस्पेक्टर्स है जिनके पास कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर कुछ दिनों में एक साथ यहाँ पर काम करने के बाद समझ में आया कि जो उनके स्किल्स है वो काफी ज्यादा रफ है, पर मैं इन लोगों के ऊपर यहाँ पर भरोसा कर सकता हूँ। थियो ये सुनकर कहता है कि मुझे तो सच में काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, और अगर सच में ऐसा ही है तो नवान मैं यहाँ पर तुमसे एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कंफ्यूज था क्योंकि वो वर्सल और जितने भी नाइट्स थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं, तो बार्कस फैमिली के अंदर जो नाइट ऑर्डर है वो पूरी तरह खाली हो चुका होगा। तो क्यों ना तुम यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों को ट्रेन करना चालू करो जिससे वो बार्कस फैमिली के नाइट ऑर्डर बन सके। नवान ये सुनकर
कंफ्यूज था, क्या नाइट ऑर्डर? पर वो आगे कहता है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया जब मुझे यहाँ पर इस तरीके की अप्रिसिएशन महसूस हुआ हो। और थियो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। ये देखकर वो उससे कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से जा रहे हो। वो कहता है कि वो मैंने देख लिया है जो कि मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था, और ये तो बस मेरे रास्ते में आने वाला एक मोड़ था। असल में मैं कहीं और जा रहा हूँ। और ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो वो उसे बताता है कि हाँ, असल में मैं फ्लोटिंग आर्चिप लेगो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर नबान थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे सच में अभी तक इन चीजों की आदत हो गई होगी, पर जो तुम्हारे बोल्डनेस है वो सच में कभी कभी मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। पर क्या वो उन जगहों में से एक नहीं है जहाँ पर बाहर के लोगों से काफी ज्यादा नफरत की जाती है? वहाँ पर जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। पर थियो मुस्कुराकर कहता है कि मेरे पास मेरे खुद के भी कुछ रास्ते हैं। जिसके बाद हमें समुद्र के किनारे पर बसा हुआ एक काफी ज्यादा बड़ा विशाल सा शहर दिखाया जाता है जिसे पोर्ट सिटी डियोन कहते हैं। और वहाँ पर एक शॉप के अंदर हमें दरवाजा खुलते हुए दिखता है जिसके अंदर एक लड़का जा रहा था। तभी वो गलती से किसी से टकरा जाता है, तो वो आदमी गुस्से में उसका कंधा पकड़ते हुए कहता है कि हे छोटे से बच्चे, क्या तुम अपनी आंखें खोलकर नहीं चल सकते? तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी गलती हो गई कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं देख पाया। ये देखकर वो वहाँ पर ग्लास उठाते हुए कहता है कि क्या क्या इसके लिए मैं अपने लेवल को तुम्हारे लिए नीचा कर दूं? और अगले पल उस आदमी के चेहरे पर हमें काफी ज्यादा टेंशन दिखाई जाती है और फिर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल हो रही थी और सभी लोग पूरे में घूमने फिरने में लगे हुए थे और पूरे में बस शराब पी जा रही थी। और वहीं पर हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो सनराइज की रिक्वेस्ट थी उसे बताया जा रहा था, जैसे 15 से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वो बताते हैं कि फ्लोटिंग आर्चिप लेगो को रेगुलरली यहाँ पर गन पाउडर ऑफर करना होगा और साथ ही स्टील भी, जो कि ट्रेवल्स के लिए एज ए ट्रिब्यूट होगा। और इसके अंदर जितना भी खर्चा आएगा उन सभी को रेंटल फीस की तरह काउंट किया जाएगा, जो कि ड्रैगन सोर्ड के लिए है। पर तभी उसका मास्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि एक रिक्वेस्ट भाड़ में जाए, ये सभी तो बस हम लोगों से चुराने में लगे हुए हैं। और ये सिनोला फैमिली का नेक्स्ट फैमिली हेड है और इसका नाम एंटोनियो है। और वो ये कह रहे हैं कि वो बाद में हम लोगों को पैसे वापस कर देंगे। सच में आखिर ये किस तरीके का मजाक है? ये देखकर वो लड़की परेशान होते हुए कहती है कि फिर भी हम लोगों के पास यहाँ पर कोई और चॉइस नहीं है। पर तभी बीच में एंटोनियो कहता है कि बिना ड्रैगन सोर्ड के फ्लोटिंग आर्चिप यहाँ पर पूरी तरह से ढह जाएगा। और सच में इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि अगर हम लोगों ने ड्रैगन सोर्ड को यहाँ पर नहीं खोया होता तो हम लोगों को उनकी दया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे कहता है कि सच में यहाँ पर आर्चिप के लिए अब कोई और उम्मीद नहीं बची है। पर सब के बीच में उसे बाहर से अजीब तरीके की शोर शराबे की आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखकर वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज थी और एंटोनियो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। और हमें बाहर दिखाते हैं कि पूरे में कहीं पर चेयर और कहीं पर खाना पूरे में फेंका जा रहा था। एंटोनियो गेट को लात मारते हुए बाहर आता है और कहता है कि तुम कमीने कहीं के, मेरा सिर सच में यहाँ पर फटा जा रहा है और तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम लोगों ने फिर से एक दूसरे के साथ लड़ना चालू क्यों कर दिया? ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए थे और वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर वो आगे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग शराब नहीं पी सकते, तो क्या तुम लोग यहाँ पर शांति से भगवान के लिए शराब नहीं पी सकते? और वहीं पर वो हुडी वाला लड़का यानी थियो मुस्कुराते हुए सोचता है, यानी आखिरकार तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम सामने आ जाओ। एंटोनियो जो कि स्पेलोना फैमिली का नेक्स्ट हेड है। जिसके बाद दो लोगों को दिखाया जाता है और थियो एंटोनियो के साथ खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो कहता है कि तुम फ्लोटिंग आर्चिप के ऊपर जाना चाहते हो और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें वहाँ पर अपने जहाज के अंदर लेकर जाऊँ, बिल्कुल किसी वॉरियर की तरह। थियो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, जो सी मोस्टर है वो ज्यादातर उस रूट के ऊपर दिखना चालू हो चुका है। और जैसा कि तुम मेरे स्किल्स के बारे में अगर सोचो तो जो थोड़ी देर पहले सीन हुआ था उससे मैं यहाँ पर एक चीज को साबित कर चुका हूँ। और इसके अलावा मैन पावर की तुम्हारे पास काफी ज्यादा कमी है, तो क्या ये हम दोनों के लिए विन विन या फिर 50-50 का चांसेस नहीं रहेंगे? एंटोनियो ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर गलत तो नहीं कह रहे हो, पर तुम्हें देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है और इसलिए तुम मेरी शिप के ऊपर नहीं आओगे। और वो आगे कहता है कि एक मर्सनरी जो कि यहाँ पर काम देखने के लिए आया है, पर जो तुम्हारे गियर्स है वो कुछ जरूर से ज्यादा ही साफ है और इसके अलावा यहाँ पर उन्हें पहनने का कोई और निशान यहाँ पर नहीं दिख रहा। और जो हादसा जो कि तुमने यहाँ पर कॉज किया था वो बस ये जानने के लिए कि आखिर असल में मैं कहाँ पर हूँ। और तुम्हें अच्छी तरीके से ये पता था कि मेरे पास यहाँ पे एक शिप है जो कि आर्शिप की तरफ जाने वाली है। तो बताओ, अगर मेरे बजाय तुम यहाँ पर होते तो क्या तुम मुझे अपनी नाव पर इस तरीके से आने देते? थियो ये जानकर कहता है कि मैं सच में काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता अगर तुम इस चीज को महसूस या फिर देख ही नहीं पाते। तो इसलिए चलो अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। और यहाँ पर फ्लोटिंग आर्शिप के लिए जो रिस्ट्रिक्शन की लड़ाई चल रही है मैं उसमें यहाँ पर शामिल होना चाहता हूँ। ब्लैक स्कल के लीडर एंटोनियो जैसे वो ये सुनता है वो शौका हैरान सा रह गया था और वो आगे कहता है तो बताओ क्यों ना हम लोग यहाँ पे डील करें। वो सच में काफी गुस्से में था और सरप्राइज सा रह गया था। वो कहता है कि अगर तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लैक स्कल का हेड हूँ? थियो कहता है कि कमॉन, ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी तो ये है कि आखिर असल में मैं यहाँ पर क्या क्या जानता हूँ।
हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें बताऊं कि वो ड्रैगन सोर्ड जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा तड़प रहे हो। जैसे एंटोनियो ये सुनता है वो बहुत बुरी तरीके से गुस्से में आ चुका था और वो गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम कमीने, तुम सच में ट्रेवन के कुत्ते हो। पर थियो उसे शांत करते हुए कहता है, पर क्या किसी भी डील का जो बेस होता है वो शांति से यहाँ पर तय नहीं किया जाता। एंटोनियो ये सुनकर शांत हो गया था और तभी उसका एक आदमी अंदर आता है जो कि ये शोर सुनकर आया था, पर वो इशारा करते हुए कहता है कि सभी चीजें ठीक है और साथ ही वो थियो से कहता है सारी चीजों को ठीक से संभालना होगा, ये कुछ भी नहीं था। पर अगर तुम ट्रेवल से नहीं हो तो आखिर तुम यहाँ पर ड्रैगन सोर्ड को मेंशन कैसे कर सकते हो। थियो कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि असल में ड्रैगन सोर्ड मेरे पास है तो। ये सुनकर वो कहता है कि बकवास, ये चीज सच है कि ट्रेविस ने उसे यहाँ पर चुरा लिया था और तुम ये क्लेम कर रहे हो कि वो तुम्हारे पास है। आखिर किस तरीके की बकवास है। तो थियो कहता है क्या किसने कहा कि ये बकवास है, वो मुझे काउ ज्यादा पसंद करते हैं। पर क्या उन लोगों ने ये कहा है कि सच में उन लोगों के ये पास है। जैसे एंटोनियो ये सुनता है वो शॉक और कंफ्यूज रह गया था। वो कहता है कि अगर सच में इस चीज के बारे में सोचा जाए तो उन लोगों ने कभी भी हम लोगों को सही चीज नहीं दिखाई। इसकी वजह से सोचा जाए तो जो हमारा जजमेंट है वो काउ धुंधला सा हो चुका है। ये सब के बाद भी जो आर्चिव की किस्मत है वो सच में केवल उसी की ऊपर टिकी हुई है। थियो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, मैंने सही कहा ना, तो क्यों ना तुम यहाँ पर बस एक बार मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। और वो कहता है कि जो फ्लोटिंग आर्चिव का लेजेंड है वो एक मिस्ट्री है और ये सारी चीजें एक कहानी से शुरू हुई थी जो कि एक हीरो करी महिलाट की थी। एंटोनियो ये सुनकर शौक और हैरान सा रह गया था और थियो कहता है लगता है कि तुम्हें वो कहानी काफी अच्छी तरीके से पता है। तो वो अपने ड्रॉर के अंदर से एक बुक निकालते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और वो बताता है कि उसने अपनी तलवार को सी ड्रैगन के सिर के अंदर धसा दी थी जो कि एक समय पर ओशन के ऊपर राज किया करता था और उसने उसकी सांसों को लहरों के अंदर दबा दिया और वही हीरो ऑफ द लेजेंड है। और जो ये फेरी टेल है वो एक सच्ची कहानी है और फ्लोटिंग आर्शिप के बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र के ऊपर तैर रहा है एक अजीब तरीके की मिस्टीरियस करंट की वजह से। पर असल में ये चीज सच नहीं है। असल में जो ड्रैगन है उसे समुद्र की गहराई के अंदर सील कर दिया गया था, पर वो अभी भी अपने अंदर से काउजा द ओमनियस से माना को रिलीज कर रहा है और वो ऊपर की तरफ एक फ्लो क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो आइलैंड अभी भी पानी के ऊपर टिका हुआ है। और जो ड्रैगन सोर्ड है असल में वो उस सील को मेंटेन करने का एक डिवाइस है, एक ऐसा मीडियम जो कि इसके माना फ्लो को यहाँ पर स्टेबल रखता है। पर ट्रेवल्स ने उसे यहाँ पर चुरा लिया जिसकी वजह से जो माना करंट था वो पूरी तरह से अनस्टेबल होना चालू हो गया और इसलिए अगर ड्रैगन सोर्ड फिर से आर्चिप तक नहीं पहुंची तो वो यहाँ पर समुद्र के अंदर बह जाएगा। और साथ ही एंटोनियो एक सीरियस लुक के साथ परेशान होते हुए कहता है और ये कोई मजाक नहीं है। और उस फ्लोटिंग आर्शिप के साथ उसके ऊपर रहने वाली जितनी भी जिंदगियां हैं और जितने भी लोग हैं वो सभी भी समुद्र के अंदर चले जाएंगे। इसलिए अगर सच में तुम्हारे पास वो ड्रैगन सोर्ड है तो जल्दी से उसे हम लोगों को वापस लौटा दो और इसके बदले में तुम जो भी चाहोगे हम तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो थियो ये देखकर कहता है कि इसको वापस करना एक सही सॉल्यूशन नहीं होगा। ट्रेवल्स फिर से समय के साथ यहाँ पर आकर उसे चुरा लेंगे और सबसे जरूरी बात तो यही है कि इसका मतलब यही होगा कि मुझे हमेशा के लिए ड्रैगन सोर्ड को यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ना होगा। और एंटोनियो आगे कहता है अगर हम लोगों की डील यहाँ पर कंटिन्यू रहती है तो बताओ आखिर तुम मुझसे यहाँ पर क्या चाहते हो। अगर तुम पैसा चाहते हो तो बताओ आखिर तुम्हारी कीमत क्या होगी। पर थियो उसे कहता है कि असल में मुझे पैसा नहीं चाहिए और वो सोचता है कि मैं पहले से इस चीज के लिए तैयार था। मुझे पहले से एक तरीका पता है जिससे मैं ड्रैगन सोर्ड को अपने पास रखते हुए साथ ही आर्शिप को भी यहाँ पर बचा सकता हूँ। और वो उससे कहता है कि बस तुम मुझे फ्लोटिंग आर्शिप तक लेकर चलो। ये सुनकर वो घबराते हुए कंफ्यूज रह गया था। वो कहता है क्या, जिसके अगले सीन में वो शिप में बैठकर अपने न्यू एडवेंचर के लिए निकल गया था और वो समुद्र को देखते हुए कहता है कि अब आखिरकार वो यहाँ पर दिखने लगा है। और वो अपने सामने का नजारा देखते हुए ये बोल रहा था क्योंकि अब उसे यहाँ पर फ्लोटिंग आर्शिप दिखना चालू हो चुका था जो कि एक काफी ज्यादा बड़ा विशाल सा आइलैंड था। और थियो बताता है एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर कई सारे बिजनेसेस चलते हैं और इसकी खुद की एक हिस्ट्री है और साथ ही एक ट्रेडिशन भी जिसे एम्परर ने भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था एज ऑटोनोमस टेरिटोरी। पर ग्रेट वॉर के समय पर ट्रेवल्स ने इसको पूरी तरह से कब्जे में कर लिया था जिसके बाद उन्होंने इसे एक प्रोडक्शन हब बना दिया था उनकी मिलिट्री सप्लाईज के लिए। पर जब ग्रेट वॉर खत्म हुई तो ये पूरा पूरा आइलैंड समुद्र के अंदर ढह गया और पूरे मैप से पूरी तरह से गायब हो गया। और इसलिए वो सोचता है कि रंगनार के लिए और साथ ही फ्लोटिंग आर्शिप के लिए दोनों के लिए ट्रेविस को यहाँ पर आर्शिप पर आने से रोकना होगा। और एंटोनियो से कहता है कि ये यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है, मैंने सही कहा ना, तुमने वादा किया है कि तुम इस आइलैंड को यहाँ पर सुरक्षित करोगे। इसका मतलब यही है कि जो फ्लोटिंग आर्शिप है वो इससे ज्यादा और नहीं डूबेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को फ्लोटिंग आर्शिप के ऊपर जाना होगा। थियो कहता है कि हाँ ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल है और साथ ही वो सोचता है कि समुद्र के अंदर आर्शिप के नीचे जो ड्रैगन है असल में वो एक पैरामॉर्डियल ड्रैगन है जो कि एक रैली का गार्डियन है। और थियो को हमें उसके चारों ड्रैगन्स के साथ उसके इनर वर्ल्ड के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर वो उन लोगों उस तलवार के बारे में पूछता है कि आखिर ये किस चीज से बनी है। तो ड्रैगन्स उसको देखकर कहते हैं कि ये एक आर्टिफैक्ट है, एक आर्टिफैक्ट जो कि पैरामॉर्डियल ड्रैगन के लिए बनाया गया था। और थियो ये जानकर कहता है कि सच में इसका मतलब ये एक आर्टिफैक्ट है, पर आखिर ये रंगनार के लिए इस तरीके से
बिजलियां क्यों छोड़ रहा है जिससे ये उससे दूर रहे। तो एक ड्रैगन कहता है कि मुझे डिटेल्स के बारे में सही तरीके से तो नहीं पता, पर देखकर लगता है कि जो ड्रैगन स्लेयर गार्डियन था उसने अपनी ड्यूटीज को छोड़ दिया और वो रेलिक से निकलकर भाग गया। ये सुनकर थियो कंफ्यूज था, क्या इससे निकलकर भाग गया? पर हम लोगों ने भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज को यहाँ पे पूरी तरह से भूल चुका था और फिनिक्स भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो भी यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को भूलना चाहता था। थियो उन लोगों से पूछता है क्या वो रेलिक से निकलकर भाग गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग भी यहाँ पर इस चीज की कीमत चुकाओ तो तुम लोग भी इसे निकल सकते हो। पर फिनिक्स उससे कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, बस केवल वही एक अकेला था जो कि सच में ऐसा कुछ कर सकता है और उसके बाद अभी तक वो अभी भी जिंदा है। थियो कहता है इसका मतलब क्या सभी ड्रैगन ऐसा नहीं कर सकते, पर क्या उसके पास इतना ज्यादा माना बचा हुआ होगा कि वो आर्शिप को छोड़कर यहाँ से चला जाए, क्या उसका माना खत्म नहीं हुआ होगा? और इसलिए वो थोड़े कंफ्यूजन के साथ उन लोगों से कहता है अगर मैं उसे यहाँ पर सबड्यू कर दूं तो क्या मैं आर्शिप को यहाँ पर अपनी खुद की ताकतों के साथ यहाँ पर हिला सकता हूँ? तो ड्रैगन कहता है कि अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल है, और उससे पहले हम लोगों को इस चीज को यहाँ पर फिर से रिसील करना होगा। तो क्या तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो? ये सुनकर थियो थोड़ा सा कंफ्यूज था। और दूसरा ड्रैगन कहता है क्योंकि वो रेलिक से निकलकर भाग गया था तो जरूर इसकी वजह से उसने कई सारी ताकतों को खो दिया होगा, पर फिर भी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियंस में से एक था। पर वही फिनिक्स थियो का मजाक उड़ाते हुए कहता है पर क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई तरीका है जिससे तुम सी फ्लोर तक सबसे पहले यहाँ पर पहुंच भी सको? थियो कहता है कि बिल्कुल, हमारे पास हर एक चीज का प्लान है, यानी समुद्र के तल तक पहुंचने के अलावा उस जानवर को किस तरीके से रिसील करना है उसका भी एक तरीका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से उन लोगों को शिप के ऊपर दिखाते हैं। एंटोनियो कहता है कि सच में उस क्लोसल के पास इस तरीके की ताकत है जिससे वो इस आर्शिप को यहाँ पर बचा सकता है, एक ऐसी ताकत जो कि फ्लोटिंग आर्शिप के ऊपर जो जी रहे हैं और बड़े हुए हैं उन लोगों तक इसके बारे में नहीं पता। थियो कहता है कि यहाँ तक तुम्हें ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड दिखाने के बाद भी अभी भी तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा है, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं हो रहा बल्कि चिंता हो रही है। तुम्हें ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो हमारा घर है असल में उसकी किस्मत केवल तुम्हारे हाथों में है। थियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस मुझे उस तक लेकर चलो, मैं उसकी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और उसका सिस्टम उसे एक सब क्वेस्ट देता है उसके ड्रैगन स्लेयर के लिए जिससे उसे उसकी राइटफुल प्लेस तक छोड़ा जाए, और इसके अलावा गार्डियन को हराकर उसके मास्टर को उसे क्लेम करना है। जिसके बाद हमें आर्शिप का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी तरह से लहरें शांत थी और एक रूम के अंदर एंटोनियो अपने लोगों को अपने मिशन के बारे में बता रहा था और साथ ही थियो के बारे में भी कि उन लोगों को थियो को क्लोसस ऑफ क्रेवलेट तक लेकर जाना होगा और उसके बाद ये सारी चीजें खुद से वहाँ पर संभाल लेगा। और ज्यादातर तुम लोग इसके बारे में जानते हो कि जितने भी मेजर लॉर्ड्स हैं वो सब ट्रेवन से मिले हुए हैं और जो क्लोसस का एरिया है उसे काफी ज्यादा हेवली गार्डेड किया गया है, इसलिए हर बार की तरह हम लोगों को इन्फिल्ट्रेशन रूट का इस्तेमाल करना होगा। और ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग समझ गए और ये चीज हम लोग फ्लोटिंग आर्शिप के लिए कर रहे हैं। जिसके बाद एंटोनियो थियो से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। पर वहीं पर हम एक लड़के को दिखाते हैं उन सभी के बीच में जो कि ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था और इस चीज से ये बात समझ में आती है कि ये ट्रेवन से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद हमें क्लोसस के एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे गार्ड्स उसके गेट को गार्ड कर खड़े हुए थे, पर वहीं पर हमें उसके नीचे कई सारे लोगों को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा खोलकर रखे हुए थे। और थियो ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज था। जिसके बाद वो लोग उसे एंटर करना चालू करते हैं और कुछ ही देर में वो लोग क्लोसस के नीचे आकर खड़े हो चुके थे और एक लड़का बताता है कि हम लोग अब इनर एरिया के अंदर आ चुके हैं और सच में ये वाटरफॉल की नॉइस की वजह से ही हम लोग यहाँ पर अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं, पर फिर भी तुम्हें काफी सावधान रहने की जरूरत है। थियो अपनी इन्वेंट्री के अंदर से ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को निकालता है और थियो उन लोगों से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब सारी चीजें यहाँ पर मैं अकेला संभाल लूंगा। और एक लड़का ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि सच में ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड है और थियो उसके रिएक्शन को देखकर समझ जाता है कि जितना वो क्लोसस के पास आ रहा था उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये रिएक्शन हो रहा था। और अगले पल वो जंप करते हुए उन लोगों के सामने कंफ्यूजन के साथ ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। ये देखकर वो कंफ्यूज से थे कि थियो बस केवल कुछ ही जंप्स के साथ यहाँ पर क्लोसल के ऊपर जाकर पहुंच चुका था। और एक लड़का कहता है कि सच में इसका मतलब तुम्हारे पास ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड है, इसका मतलब आखिरकार अभी भी फ्लोटिंग आर्शिप के पास एक उम्मीद है। पर अगले पल एक लड़का पीछे से आता है और अपने खंजर के साथ यहाँ पर उसका खून कर देता है और साथ ही आगे कहता है कि अभी और इसी समय के साथ हम लोग हमारी वो चुराई हुई ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को वापस लेकर आएंगे। और ऊपर की तरफ हमें वहाँ पर जो स्टेच्यू दिखाया जा रहा था कि उस क्लोसल के ऊपर वो हीरो का स्टेच्यू था और थियो सोचता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इस चीज के अंदर कोई भी शक नहीं है। पर दिक्कत की बात ये है कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और ये सोचकर जैसे वो अपनी तलवार को उस क्लोसल के स्टेच्यू के अंदर धसा देता है, ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। बेचारे का हाथ पूरी तरह से जला हुआ था और वो सोचता है यहाँ तक मैंने इसको बिल्कुल उसी तरीके से धसाने की कोशिश करी पर इस सब के बाद भी यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और इसलिए वो फिर से मैसेज को चेक करते हुए सोचता है कि आखिर उस मैसेज ने जो कहा था आखिर वो क्या था। पर अचानक उसके पीछे से एक लड़का आता है जो कि उसके ऊपर आकर हमला करने वाला था, पर जैसे ही वो हमला करता है तो थियो अचानक उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर वो कंफ्यूज था कि आखिर थियो कहाँ पर चला गया। पर अगले ही पल थियो उसके
साइड में से आता है जो कि उसके ऊपर एक जोरदार किक दे मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसके मुंह से खून आता है। और वो साइड में थियो को देखते हुए कहता है कि आखिर वो मेरे पीछे कब पहुंच गया, और इसकी वजह से वो सरकते हुए काफी ज्यादा दूर आ गया था, पर फिर भी वो जैसे तैसे कर अपने आप को संभाल लेता है। और तभी उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि लॉर्ड ग्रे, क्या आप पूरी तरह से ठीक है? तो वो कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अगले पल वहाँ पर अजीब तरीके की आवाज आना चालू हो जाती है। ये सुनकर वो गार्ड्स जो कि बाहर खड़े हुए थे वो कंफ्यूज से हो गए थे, और हमें बाहर खड़े और भी कई सारे लोगों को दिखाते हैं जो कि इस आवाज को सुनकर कंफ्यूज से होते हुए कहते हैं कि तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ऐसा लगता है जैसे कि ये आवाज हो किसी चीज के टूटने की। जिसके बाद वो लोग घबरा कर जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो ये देखकर और भी ज्यादा बुरी तरीके से डर गए थे, और वो हैरानी के साथ डरते हुए कहते हैं कि जरा वहाँ पर देखो। और वो चिल्लाकर कहता है कि वो क्लॉसेस यानी वो मूर्ति जरा ऊपर की तरफ देखो। और वो देखते हैं कि वो स्टेच्यू जो कि वहाँ पर बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कर टूट कर वहाँ पर गिरना चालू हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो स्टेच्यू सही सलामत खड़ी हुई थी। बाहर एंटोनियो और उसके साथी कंफ्यूज थे। वो कहता है कि आखिर इस चीज में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, आखिर वो लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी एक लड़की एंटोनियो के पास आती है और बताती है कि वहाँ पर एक दिक्कत हो चुकी है। असल में जो ग्रे और उसके जो साथी थे और अचानक उन लोगों ने उस लड़के के ऊपर हमला करना चालू कर दिया है। ये सुनने के बाद एंटोनियो परेशान होते हुए कहता है क्या वो कमीने बर्डन के लोग सच में इतने ज्यादा गहराई के अंदर घुस चुके हैं। और हमें अंदर का सीन दिखाते हैं कि वो तीनों ही मिलकर थियो के ऊपर हमला करने में लगे हुए थे, जिस वजह से थियो सरकते हुए काफी ज्यादा पीछे आ गया था। और थियो सोचता है कि ये कमीने कहीं के यहाँ पर कई सारी ओपनिंग्स होने के बाद भी वो लोग मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, ये लोग बस यहाँ पर समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर थर्ड हर्बर जोन के अंदर प्लान कर रहे हैं मुझे तब तक यहाँ पर रोक कर रखने की जब तक इनका रीइंफोर्समेंट यहाँ पर नहीं आ जाता। और वो कहता है कि आखिर कमीनो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरीके से तुम्हें यहाँ से निकल जाने दूंगा? और ये सुनकर ग्रे कंफ्यूज था और अगले ही पल वो एक जोरदार स्ट्राइक उसके ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से जो स्टेच्यू था उसके ऊपर कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं और उसके अंदर से हमें एक बॉक्स दिखता है। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज और शॉक से रह गए थे और वो थियो के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीनो इसे रोको। और थियो तो बस सीधे उस बॉक्स की तरफ बढ़ना चालू कर चुका था और वो सोचते हुए कहता है कि मैं सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा था। सिस्टम ने कहा था कि मुझे इसे फिर से वापस वहां रखना होगा जहाँ से ये आया है। और वो तलवार जो कि वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्ट कर रही थी, इसका मतलब तो यही है कि मुझे इसके ओरिजिनल प्लेस के ऊपर रखना होगा। और ये कहकर वो उस गड्ढे के अंदर जंप करते हुए सीधे उस बॉक्स के अंदर अपनी तलवार को धसा देता है और कहता है कि वो जरूर यही होगी। और जैसे वो तलवार बॉक्स से टकराती है तो थियो और ग्रे थोड़े से कंफ्यूज से रह गए थे, पर अगले पल वहाँ पर एक जोरदार इंटेंस प्रेशर निकलता है जिस वजह से वो तीनों के तीनों पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। पर थियो अभी भी उस तलवार को पकड़े हुए था। वो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और बाहर की तरफ इसकी वजह से एक अजीब तरीके का शोर होना चालू हो जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है ये आवाज तो जैसे कि किसी चीज की टूटने की है। और जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो ये देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये देखकर वो घबराते हुए कहते हैं कि जो क्लोसल का स्टेच्यू था वो तो यहाँ पर टुकड़े होकर टूट कर गिरना चालू हो चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें थियो को दिखाते हैं जिसे देखकर लग रहा था जैसे कि वही दूसरी जगह पर आ गया है। वो उठते हुए कहता है क्या मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था, पर लगता है कि शायद अभी भी मैं जिंदा हूँ। और देखकर लगता है कि मैं रेलिक की डंजन के अंदर हूँ जैसा कि मुझे लगा था। और वहीं उसे एक आवाज आती है तो अच्छा यानी ये उसका डोमेन है। और थियो कंफ्यूज साइड में देखता है तो वहाँ पर 4 छोटे छोटे क्यूट से ड्रैगन दिख रहे थे जो कि उसके तलवार के पास घूम रहे थे। और वो ये देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है क्या ये अजीब से फॉर्म किस लिए? बटरफ्लाई ड्रैगन उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे माना के थ्रू मैनिफेस्ट हुए हैं, पर तुम्हारे माना की कमी होने की वजह से हम लोग को अजीब तरीके के ये अपीयरेंसेस मिले हैं, पर सबके अलावा बस केवल तुम ही हो जो कि हम लोगों को देख सकता है। और ड्रैगन आगे कहता है कि पर फिर भी ये चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है कि एक जो रेलिक गार्डियन था अभी तक वो एक इंसान के लिए इतनी ज्यादा पिटी होल्ड कर रखे है। ये सुनकर थियो कंफ्यूज था। वो कहता है क्या एक इंसान? मुझसे ये मत कहना कि वो क्रीम हिल्ट था। फिनिक्स कहता है कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता, हम लोग तो बस जो लिंगरिंग थॉट्स है उन्हें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। थियो कहता है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो ऐसा ही लगता है कि शायद ये वही होगा और यहाँ पर कोई भी गार्डियन नहीं, तो चलो अपना समय लेते हुए आसपास देखते हैं। पर तभी वहाँ पर हमें किसी को तीर कमान ले हुए दिखाते हैं और पता चलता है कि ये तो एक स्केलेटन था और वो सीधे थियो के ऊपर निशाना लगाकर उसे इसके ऊपर छोड़ देता है। पर थियो का यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ध्यान ही ना हो, पर अगले ही पल वो बड़े ही आराम से उसके इस एरो को यहाँ पर पकड़ लेता है और वो ये देखकर सोचता है क्या सच में ये एक खाली घर है। पर तभी वो उन लोगों को देखकर कंफ्यूजन के साथ सोचता है कि पर आके ये क्या चीज है। और वो स्केलेटन थियो को देखकर कहते हैं कि एक इंट्रूडर और वहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और वो आगे कहता है कि ये गेट बस केवल क्रीम हिल्ट को ही बिलोंग करता है और उस सभी स्केलेटन्स ने थियो को यहाँ पर पूरी तरह से घेर लिया था और वो सभी यहाँ पर बस उसे खत्म करना चाहते थे। और फिनिक्स कहता है जैसा कि वो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं वो ये सारी चीजें बस यहाँ पर ओनरशिप की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, वो भी ऐसे किसी के लिए जिसको क्रीम हिल्ट कहते हैं। पर अगले ही पल थियो अपना एरो उसके साइड में से फेंकता है जो देखकर वो थोड़ा सा डर गया था और वो सीधे ही जाकर स्केलेटन वाले सोल्जर के सिर पर टकराता और वो पूरी तरह फट गया था। थियो ये देखकर कहता है कि भले यहाँ पर बहुत सारे
रहे हैं पर इनके अंदर कोई भी खास चीज नहीं है। इसका मतलब बस मुझे इन्हें यहाँ पर हराना होगा। ये तो बस काफी सिंपल सा लगता है। पर बटरफ्लाई ड्रैगन उससे कहता है कि जितना तुम्हें ये आसान लग रहा है असल में ये उतना ज्यादा नहीं है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था और वो उसकी तरफ देखते हुए बताता है कि असल में जो ये चीजें हैं ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी स्केलेटन्स नहीं है। और वो फिर से अपनी तलवार को पकड़ लेता है और जो सिर इसका यहाँ पर टूटा हुआ था वो फिर से यहाँ पर ठीक होना चालू हो जाता है। और ड्रैगन बताता है कि असल में ये सभी इमॉर्टल सोल्जर्स हैं, ये सभी ड्रैगन नाइट्स हैं। और वो फिर तेजी से थियो की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। ये देखकर थियो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि सच में डेफिनेटली ये इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना कि मुझे लगा था। जिसके बाद वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका होता है और उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा खतरनाक सी लड़ाई होना चालू हो जाती है। और जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी ने थियो के ऊपर जंप करते हुए उसके ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। ये देखकर थियो उन सभी के टुकड़े टुकड़े करते हुए भागना चालू कर देता है। और फिनिक्स ये देखकर कहता है कि हम लोग यहाँ पे बिना रोके बहुत देर तक नहीं लड़ सकते। तो थियो ये देखकर कहता है कि तुम्हारे पास कोई एक अच्छा तरीका है। तो वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, रुको मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। वो क्रिमहेल्ट असल में वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो जाकर उससे कहो कि वो इस जगह की ओनरशिप हम लोगों को हैंड ओवर कर दे। ये सुनकर थियो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है अगर वो सच में यहाँ पर जिंदा भी होता तब भी क्या तुम सच में उसे एक इंसान कहते। फिनिक्स उसकी बात सुनकर शौक सा रह गया था। वो गुस्से में कहता है कि तुम घमंडी से इंसान कहीं के, सच में ऐसा लगता है कि तुम एक काफी बड़े बेवकूफ हो। मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी एक एडवाइस को बर्बाद कर दिया। पर तभी एक सिस्टम का पॉपअप उसके सामने आता है जो देखकर वो कंफ्यूज था और उसे बताया जाता है कि ये डंजन लिवाइथन का है और उसने यहाँ पर क्रीमहिल्ट के लिए एक आखिरी गिफ्ट छोड़ा है और ये क्रीमहिल्ट की तरफ से ओनरशिप है जो कि एक गिफ्ट की तरह उसे यहाँ पर दिया जा रहा था। ये देखकर थियो कंफ्यूज था। वो कहता है क्या एक गिफ्ट के तौर पर ओनरशिप दे रहा है? इसका मतलब कमीने ग्रिफिन ने जो मुझसे बोला था वो सच में पूरी तरह से सही है। और वो स्केलेटन्स उसके ऊपर से आकर उसके ऊपर एक एम्बुश अटैक करने की कोशिश करते हैं पर तभी थियो वहाँ से गायब होकर वहाँ से बच जाता है। और हमें देखता है कि थियो दूसरी तरफ बेलों से लटका हुआ घूम रहा था और वो यहाँ पर अपने हैचिंग सिंक्रोनाइजेशन को चालू कर देता है जिस वजह से जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह हो गई थी। और वो कहता है कि बिल्कुल जैसा कि मुझे लगा था। और वहाँ पर जितने भी ड्रैगन नाइट थे उन सभी को देखता है जिनके अंदर से बस एक तरीके की एनर्जी निकल रही थी पर वहीं पर उन सभी में से एक अलग सा दिख रहा था जिसके अंदर से एक अलग तरीके की रेड सी एनर्जी निकल रही थी और वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। ये देख थियो समझ जाता है और कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। और साथ ही वो सोचता है कि यहाँ पर जितने भी ड्रैगन नाइट थे वो सभी काफी गुस्से में मेरे ऊपर रश करने की कोशिश कर रहे हैं पर ये अकेला ही है जो कि यहाँ पर पीठ दिखाकर मुझे भाग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मेरी थ्योरी को और ज्यादा कंफर्म कर रहा है। पर अगले ही पल वो स्केलेटन थियो को वहाँ पर देखकर डर जाता है क्योंकि अगले ही पल वो यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन रैपिड फैंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। और उसका ये अटैक ही काफी ज्यादा आसानी से उस स्केलेटन को यहाँ पर पूरी तरह खत्म कर चुका था जिस वजह से वो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े होकर पूरे में फैल जाता है। और थियो के पास एक पॉपअप आता है थंडर नीडल्स जब पर उसने क्रिमहेल्ट के रिमेंट को यहाँ पर सिक्योर कर लिया था और उसने यहाँ पर 206 में से एक बोन को गैदर कर लिया था। और थियो अपने हाथ के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को देख रहा था और जब वो उसे चेक करता है तो उसके अंदर क्रिमहेल्ट का एक बॉडी पार्ट था और वो कहता है जैसा कि मुझे लगा था ये बिल्कुल सही आंसर है, अब बस मुझे इसी तरीके से उसे यहाँ पर इकट्ठा करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा तूफान आया हुआ था और पूरे में लहरें लहरें हो रही थी। एक नाव वहाँ पर खाली हो रही थी जहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी एक आदमी से बात कर रहा था कि तुम यहाँ पर प्लान किया था उससे काफी ज्यादा लेट आए हो, कि यहाँ पर कुछ हुआ है? तो दूसरा आदमी कहता है कि कुछ खास नहीं पर ये बारिश कम से कम थोड़ी सी मदद करेगी पायलट। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था पर जब वो शिप के अंदर जाकर देखता है तो वो और उसका लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा शौक से रह गए थे। वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जितने पैसेंजर्स थे और वो वहाँ का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी मारे जा चुके थे। और वो आदमी जिससे वो बात कर रहा था हमें उसका चेहरा नहीं दिखाते और वो कहता है कि फ्लोटिंग आर्शिप के बेवकूफ लोगों, द ड्रैगन स्लेयर सोर्ड तुम लोगों तक चल कर आई, उसके बाद भी तुम लोगों ने उसे जाने दिया। अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर उसे रखे कौन है क्योंकि अब जो ये फ्लोटिंग आर्शिप है अब वो हमारे हाथ में है। और अब यहाँ पर वो एक मास्क पहनता है जिस वजह से वो काफी डरावना सा लग रहा था। और ये ट्रेवन के 9 पिलर्स में से एक है, 9th नंबर का पिलर नोएल। और दूसरी तरफ बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो सभी अपनी खिड़कियों में से और रोड पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। वो क्लॉसेस जो कि काफी लंबे समय से आर्शिप की रक्षा कर रहा था पर अब वो यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है। और तब एक मुक्के के साथ सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें थियो को दिखाते हैं जिसने यहाँ पर 206 में से 206 रिमेन्स को इकट्ठा कर लिया था। और वो ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। और तभी उसके पास एक पॉपअप आता है कि वो क्रीमहिल्स के रिमेन्स से उसकी मेमोरी को
चेक करना चाहेगा। तो ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पर तो उसे मना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही वो सोचता है कि आखिर लेजेंड का जो हीरो है आखिर असल में वो कैसा दिखता होगा। और वहीं उसे क्रेमहिल्ट की जो मेमोरीज है उनके अंदर ले जाया जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी लंबे समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की खाना लेकर लीवी लीवी कहते हुए भाग रही थी। और वो भागते हुए आइलैंड के कोने में आ जाती है जहाँ पर एक गुफा बनी हुई थी और वहीं पर ये ड्रैगन स्लेयर सोर्ड धसी हुई थी। वो उसके पास आकर उसे नॉक करते हुए कहता है कि लीवी लीवी क्या तुम उठ चुके हो। ये सुनने के बाद उसके अंदर से एनर्जी निकलना चालू होती है और अगले ही पल उसके अंदर से ड्रैगन निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि गुस्से में उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हें और कितनी बार बताऊं छोटे से इंसान कहीं के, मैं लेवाइथन हूँ, पैरामॉडल ड्रैगन गार्डियन, और एक तुम जो कि यहाँ तक रंगनार से भी नहीं हो। अगर तुम्हारी मुझे इस तरीके से लीवी कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर वो अपने पास जो खाना रखे हुए थी वो कहती है कि पर सच में तुम्हारा ये पूरा नाम लेना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से मैं तुमसे यहाँ पर लीवी कहती हूँ। पर अगले ही पल वो छोटा सा हो गया था और वो कहता है कि छोटे से इंसान तुम्हें जैसा करना वैसा करो, तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ बच्चे से बात करना बस अपने समय की बर्बादी है। और क्या तुम फिर से ब्रेड लेकर आए हो, क्या जो बेकर है उसे बस केवल यही बनाना आता है, मुझे तो ये चीज समझ में ही नहीं आता। तो वो कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और साथ ही वो बताती है कि आज यहाँ पर सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही मजेदार चीज हुई थी। तो वो कहता है कि फिर से तुम यहाँ पर बड़बड़ाना चालू कर रही हो। और इसी तरीके से यहाँ पर टाइम लैप्स होता चला जाता है और धीरे धीरे कर वो लड़की अपनी कहानी बताते बताते काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसके बाद ड्रैगन स्लेयर सोर्ड एक जगह पर काफी लंबे समय तक खड़ी रहती है। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था। पर अगले पल उसे वहाँ पर किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। तो वो बाहर आते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी अच्छा है, पर मैंने तुमसे कहा था कि अब यहाँ पर मत आना। तो मुझे बताओ कि आखिर आज तुम यहाँ पर कौन सी कहानी लेकर आई हो। पर वहाँ पर खून देखने के बाद लेवाइथन का भी खून खोल गया था। उस लड़की का हाथ बहुत बुरी तरीके से खून खुआन हो रहा था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो चिल्लाते हुए कहती कि लीवी प्लीज मेरी मदद करो। अचानक ही कुछ अजीब से लोग यहाँ पर विलेज के अंदर आए हैं और लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला करना चालू कर दिया। और वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कोई उसके बाल पकड़कर उसको पीछे की तरफ खींचना चालू कर देता है। और फिर वो अपनी तलवार उसके सामने रखता है और उससे कहता है तुम बेवकूफ जंगली सी लड़की कहीं की, आखिरकार मैंने तुझे पकड़ लिया कि तुम सच में यहाँ पर मुझसे भागने की कोशिश कर रही थी और इंपीरियल एम्परर खुद यहाँ पर तुम्हारे बेकार से गाँव के अंदर आए हैं, उसके बाद तुम इस तरीके से उन्हें रिपे कर रही हो। पर अब रुको, मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़े से मजे कर लूँ। और ये कहकर वो बहुत बुरी तरीके से उसकी तरफ देख रहा था और ये देखकर लिवाइथन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती है और वो क्रीमहिल्ट की इस तरीके से हालत देखने के बाद बहुत बुरी तरीके से फट पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ था। और दूसरी तरफ हमें वो गाँव दिखाया जाता है जो की पूरे से आग के अंदर झुलस रहा था। वहाँ पर उन सोल्जर्स ने जितने भी लोग थे उन सभी को कैदी बनाकर रखा हुआ था। और वहाँ पर कुछ शोर सुनने के बाद एक आदमी कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। पर अगले पल उसके ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ी परछाई आती है, ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। और वहाँ पर एक बड़े से ड्रैगन ने उन लोगों के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी बहुत बुरी तरीके से मरना चालू हो जाते हैं। और वो लोग कंफ्यूज थे कि आगे इतना ज्यादा भयानक सा मॉन्स्टर आखिर यहाँ पर कहाँ से आ गया। और वहीं पर एक लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर एक लड़की बैठी हुई दिख रही थी जिसके हाथ में वो द ड्रैगन स्लेयर सोर्ड थी। और इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक औरत बैठी हुई है जो कि उसको राइड कर रही है और शायद वही होगी जो कि यहाँ पर इस क्रीचर को कंट्रोल कर रही है, इसलिए सबसे पहले उस औरत को यहाँ पर मार दो। पर अगले ही पल लेवाइथन उसके ऊपर हमला कर उसे भी यहाँ पर मार देता है। पर उन सोल्जर्स के अलावा वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर बैरियर्स बने हुए थे जिससे वो लोग इस तरीके के अटैक से यहाँ पर बच रहे थे और कोई भी चीज यहाँ पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। और दूसरी तरफ क्रेमहिल्ट उसे कहती है कि लेवाइथन प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे चूजन वन का वेट करना था पर तुमने मेरी वजह से ये सब किया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर लेवाइथन उससे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद लेवाइथन उसे भी एक बैरियर के अंदर रखकर नीचे उतारना चालू कर देता है और वो उससे आगे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और गाँव के जितने भी लोग थे वो सभी क्रेमहिल्ट को देखकर उसे चेयर करना चालू कर देते हैं। हमें पता है कि तुम्हें यहाँ पर इस ड्रैगन को अपने साथ लेकर आई हो, सभी लोग देखो क्रेमहिल्ट ने यहाँ पर हम लोगों की जान बचाई है, वो भी इस ड्रैगन के साथ। और लेवाइथन उससे कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो कि यहाँ पर मैंने अपनी ड्यूटीज को पीछे छोड़ दिया है पर इसके बाद भी न जाने क्यों मुझे एक प्लेजर सा महसूस हो रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक पैरामॉडल ड्रैगन हूँ बल्कि अपने आप से ही, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस मुस्कुराते हुए चेहरे की रक्षा करी है जिसको मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जानता था। और जब एम्परर को इसके बारे में पता चलता है कि एम्परर की जो माइटी आर्मी थी वो यहाँ पर एक जंगली औरत और एक सी ड्रैगन से हार गई, सच में ये चीज काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल है। जाकर उन लोगों के ऊपर फिर से हमला करो और मैं इस बार अपने रॉयल गार्ड्स को भी वहाँ पर भेजूंगा जिससे वो लोग फिर से उस जगह को यहाँ पर रिक्लेम कर सके। और वो लोग यहाँ पर लेवाइथन के ऊपर कई सारे अटैक्स करते हुए उसे पूते से इस बार जकड़ लेते हैं और साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को भी लगभग मार देते हैं। और वो लोग ये देखकर कहते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है क्योंकि इस क्रीचर को कितने भी मारने की कोशिश करो पर ये मरता ही नहीं है। तो वहाँ पर उनका कमांडर कहता है कि शायद जो इसका मास्टर है उसे ये पता हो
हूँ कि आखिर इस चीज को किस तरीके से मारा जा सकता है। और लेवाइथन क्रिमहिल्ट को इस तरीके से देखकर उससे कहता है कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है, मैं एक गार्डियन हूँ, मैं मर नहीं सकता, बस मैं फिर से अपनी गहरी सी नींद के अंदर चला जाऊंगा। वो माना जो कि मैंने रेलिक से निकलने के लिए इस्तेमाल किया था, शायद वो काफी होगा जो कि फिर से मुझे नींद में पहुंचा सके। और तभी वो कमांडर अपने साथियों को इशारा करता है जिससे वो गांव के जो लोग थे उन्हें यहाँ पर मार दे। और ये देखकर लेवाइथन कहता है लगता है कि जो हम दोनों का साथ था वो शायद यहीं तक था। और क्रिमहिल्ट का ज्यादा उदास थी, उसने यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा हुआ था पर पानी से उसके हाथ यहाँ पर जमे से हुए थे क्योंकि यहाँ पर लेवाइथन ही उसे कंट्रोल कर रहा था। और वो कंफ्यूजन के साथ उससे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। पर वो कहता है क्योंकि जब से मैंने ये नियम तोड़ा है तो मुझे लगता है कि शायद यही मेरी किस्मत है, इसलिए अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जरा सा भी गिल्टी महसूस मत करना। चलो आखिरी बार मैं तुम्हें अपनी ताकत इस्तेमाल करने देता हूँ। और सच में मैंने तुम्हारे साथ इस समय को काफी ज्यादा अच्छा एंजॉय किया। और ये कहते थे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को अपने शरीर के ऊपर धसा लेता है। ये देखकर वो जो कमांडर था थोड़ी देर के लिए तो शांत रहता है पर अगले ही पल उसके चेहरे पर काफी ज्यादा हंसी आ जाती है। पर अचानक ही वो हंसी एक डर के अंदर बदल जाती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया था क्योंकि जो समुद्र था इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था, उसके अंदर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें आने चालू हो जाती हैं। और ये देखकर वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, ये सी ड्रैगन की पावर है। और लेवाइथन ने यहाँ पर गाँव के लोगों को छोड़कर इंपीरियल फैमिली की जितनी भी आर्मी थी उसे पूरी तरह पानी में मिलाकर खाक कर दिया था। और इसी के साथ लेवाइथन वहीं की वहीं शांत हो जाता है। ये जानने के बाद थियो काफी ज्यादा उदासा हो गया था और वो कहता है कि यानी क्रिमहिल्ट वैसे हीरो नहीं थी जैसा कि कहानियों में कहा जाता था, बस वो तो एक आम सी लड़की थी जो कि गार्डियन के साथ दोस्ती करना चाहती थी। और उस लड़की के लिए दुख की बात तो यही है कि वो बस यहीं तक यही कर सकती थी। और तभी थियो के पीछे वो आ जाती है तो वो क्रिमहिल्ट को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो उससे कहती है कि तुम जरूर चूजन वन हो जिसके लिए लीवी इतने समय से इंतजार कर रहा था। और इसलिए वो थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहती है कि लीवी मेरी वजह से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाया और उसने सच में काफी ज्यादा सफर किया है, इसलिए प्लीज लीवी का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखना, उसे खुश रखना। और ये कहकर वो अपनी तलवार को थियो को देने लगती है पर जब वो तलवार लेता है तो वो कहता है कि शायद मुझे नहीं लगता कि ये चीज नेसेसरी है। ये सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी और थियो बताता है क्योंकि वो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो सच में पहले से ही काफी ज्यादा खुश हो। और ड्रैगन स्लेयर सोर्ड के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी इसकी वजह से क्रिमहिल्ट सच में यहाँ पर चमकने लगती है और उसे यहाँ पर लीवी की वार्मथ महसूस होती है। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर जो कोलोसल पूरे तबाह हो चुका था, इस वजह से पूरी जगह को पूरे से सील कर दिया गया था। गार्ड्स आसपास खड़े हुए थे पर वहीं पर हमें सबके बीच में थियो को दिखाते हैं और वहाँ पर जो भीड़ खड़ी हुई थी वो ये देखकर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये क्रिमहिल्ट है, क्या सच में क्रिमहिल्ट यहाँ पर फिर से अपीयर हुई है, क्या वो सच में इस डूबते हुए आइलैंड को बचाने के लिए आई है। और दूसरी तरफ हमें फ्लोटिंग आर्शिप के अंदर अंडरग्राउंड मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी ट्रेवन से जुड़े हुए लोग आए हुए थे। नोएल भी वहाँ पर आता है जो की कहता है की तुम लोग तो यहाँ पर काफी जल्दी आ गए। एक आदमी जो कि उसको देखकर कहता है कि नोएल अगर तुम इतने ज्यादा रिलैक्स्ड क्यों हो, हमारे प्लान के अंदर यहाँ पे एक दिक्कत आ चुकी है, क्या ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को ट्रेवेंस के पास नहीं होनी चाहिए। तो वो ये सुनकर कहता है कि अच्छा ऐसा है, इसका मतलब जो फॉरेनर वहाँ पर पकड़े हुए था इसका मतलब वो वही तलवार है। और वो कहता है कि बिल्कुल ये सब उसी की वजह से हुआ है और इसकी वजह जितने भी आर्चिप के रेजिडेंस है वो सभी वहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और वो सभी उसे लेजेंडरी हीरो क्रिमहिल्ट के नाम से बुला रहे हैं। और इसलिए वो परेशान होते हुए आगे कहता है कि सच में अगर चीज इसी तरीके से चलती रही जो 3 शिपिंग क्लैंस है उन सब की जो पावर है वो लोगों के हाथ में चली जाएगी और तुम लोगों ने इस चीज का वादा नहीं किया था। नोएल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर जो ड्रैगन स्लेयर सोर्ड है तुम लोगों ने खुद उसके हाथ में दी है जिसके बदले में जो तुम्हारी पोजीशन है वो यहाँ पर बनी रहे। पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस बेकार सी चीज की वजह से तुम लोग यहाँ पर जो कमोशन मचा रहे हो वो सच में इस चीज के लायक है। ये देखकर एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि एक छोटा सा मैटर, नोएल क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर जो 3 शिपिंग क्लैंस हैं आखिर उनका मतलब क्या है। पर वो अपनी बात पूरी करता और सही पल अगले ही पल नोएल अपनी तलवार को निकालकर उसे बीच में से फाड़ देता है और साथ ही अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, वो सभी छोटे छोटे से कीड़े हैं जिन्हें मैं कभी भी यहाँ पर कुचल सकता हूँ। वो आदमी ये देखकर हैरानी के साथ उससे कहता है कि नोएल आखिर ये क्या है। पर नोएल कहता है कि सब के बाद भी तुम सभी धोखेबाज हो जो कि अपनी कंट्री को बस केवल अपने फायदे के लिए बेचने के लिए भी तैयार हो, इसलिए अगर तुम सिंपली हम लोगों के ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो करते तो ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होता। पर सब के बाद भी तुम यहाँ पर फ्लोटिंग आर्शिप के सिंक होने तक यहाँ पर डोमिनेट करना चाहते हो, सच में यहाँ पर तुम्हारे लालच की कोई भी लिमिट नहीं है। पर वो आदमी ये देखकर कहता है कि सच में आर्शिप के कैपिटल के बिना क्या सच में ट्रेवेंस यहाँ पर कुछ कर सकता है। पर तभी वो उसके पास आकर उसकी कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में उससे कहता है तुम एक बेवकूफ हो, क्या तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही।
अगर तुम यहाँ पर सच में खत्म नहीं होना चाहते तो जैसा मैंने कहा है वैसा करो और अपना मुंह बंद रखो। वो आदमी उसका ये टेरर देखकर बहुत बुरी तरीके से डर गया था और इसलिए वो पूते से चुप रह जाता है। जिसके बाद नोएल वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो ड्रैगन स्लेयर सूट को वापस लेकर आओ। और जब वो वहाँ से जा रहा था तो एक आदमी उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें सच में उन लोगों के ऊपर भरोसा है कि वो ड्रैगन स्लेयर सूट को यहाँ पर फिर से रिकवर कर सकते हैं? नोएल कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे कंसर्न्स को समझ सकता हूँ, मैं यहाँ पर खुद से ही पूरी चीजों को संभालना चाहता हूँ, पर जो ये सिचुएशन है वो इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि रंगनार के 9 ड्रैगन में से एक यहाँ पर आ रहा है जो कि हार्मनी ड्रैगन है, और इसी वजह से उसके आने से पहले ही हम लोगों को जितनी भी चीजें उन सभी को रिस्ट्रेन करना जरूरी है। और दूसरी तरफ लिवाइथन की वो स्टैच्यू जो कि यहाँ पर पूरे तबाह हो चुकी थी, उस तरफ का सीन दिखाते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी और सभी लोग अभी भी उसे घेर कर यहाँ पर खड़े हुए थे। थियो धीरे धीरे कर नीचे उतर रहा था और सभी लोग क्रीम हिल्ड कर उसे यहाँ पर चेयर किए जा रहे थे। और थियो सोचता है कि मुझे पता है कि वो बिल्कुल इस तरीके से रिवील हुई है जैसे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि सच में इस तरीके की लेवल की भी कोई चीजें हो सकती हैं। क्योंकि वो क्रीम हिल्ड जो कि मैंने वहाँ पर देखी थी, ना ही वो कोई गॉड थी और ना ही कोई हीरो, वो तो बस एक ज्यादा अच्छी और एक साधारण सी लड़की थी। और इसके अलावा जो ड्रैगन स्लेयर सोर्ड है असल वो एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि पैरामॉर्टल ड्रैगन का था, जिसे बस रंगनार यहाँ पर स्टेबल कर सकता है। और वहीं पर एक लड़का भीड़ में से चिल्लाते हुए कहता है कि क्रीम हिल्ड यहाँ पर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। और वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि ट्रेवेंस के उन कमीनों की वजह से जो आर्चिप है वो यहाँ पर डूबता चला जा रहा है, और इसके अलावा हम लोग भी यहाँ से नहीं जा सकते, इसलिए अगर तुम्हें हम लोगों के लिए जरा सा भी बुरा लग रहा है तो प्लीज इस फ्लोटिंग आर्चिप को बचा लो। तो ये देख कर थियो सोचता है तो चलो यहाँ के मूड को थोड़ा सा अच्छा किया जाए, और वो ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है कि फ्लोटिंग आर्चिप के लोगों, मैं यहाँ पर आर्चिप की रक्षा करूंगा और साथ ही एब्सोल्यूट सेलिब्रेशन लेकर आऊंगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर जोर जोर से फिर से उसके नारे लगाने चालू हो जाते हैं। पर जब थियो नीचे आता है तो एक लड़की उसका वेट कर रही थी और वो बताती है कि मैं यहाँ पर क्रीम हिल टेम्पल की एक प्रीस्ट हूँ और मेरा नाम मार्टी है, और वो बताती है कि अब से हम लोग यहाँ पर तुम्हें सर्व करेंगे। जिसके बाद वो लोग थियो को क्रीम हिल टेम्पल की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पर पूरा पूरा विलेज धीरे धीरे कर उसके पीछे पीछे चल रहा था। और मार्टी आगे बढ़ते हुए थियो को बताती है कि हम लोगों को लगा ही था कि तुम एक दिन यहाँ पर फिर से जरूर आओगे, इसलिए हम लोगों ने टेम्पल को जनरेशन से यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। और वो आगे बढ़ते हुए ये देख थोड़ा सा कंफ्यूज था, और वो बताती है कि ये क्रीम हिल्ड का वो नेकलेस है जो कि उसने पहना हुआ था, और थियो का सिस्टम भी उसे बताता है कि ये क्रीम हिल्ड का पर्ल है। और मार्टी आगे बताती है कि ये क्रीम हिल्ड की सोली नेकलेस है और साथ ही चाबी भी, और ये एक ज्यादा एसेंशियल आइटम है जो कि डीप सी ड्रैगन की रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम लोगों के पास यहाँ पर चाबी है तो क्या हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं? पर थियो को ये देख थोड़ा सा बुरा लग रहा था, इसलिए वो कहता है कि आगे बढ़ने से पहले क्या प्लीज यहाँ पर मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? तो वो कहती है कि लॉर्ड रंगनार, आप कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर थियो कंफ्यूज था, वो कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो वो बताते हैं क्योंकि जो ड्रैगन स्लेयर सोर्ड है वो ओरिजिनली पैरामॉर्टल ड्रैगन के आर्टिफैक्ट के लिए बनाई गई है, और अगर तुमने इसे यहाँ पर अवेकन कर लिया है तो ये चीज तो नेचुरल है। थियो कहता है कि अगर तुम्हें सारी चीजें पहले से ही पता है तो आखिर तुम मुझे इतनी देर से क्रीम हिल्ड की रीइंकार्नेशन क्यों बोल रही थी? वो कहती है कि इस चीज को मैंने तभी सेंस कर लिया था क्योंकि मैं काफी लंबे समय से इस जगह को गार्ड कर रही हूँ। एक दर्द जो कि अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं दे रहा था। जो क्रीम हिल्ड का दर्द था वो इस आइलैंड को बचाने के लिए था, और क्योंकि उसने अब यहाँ पर तुम एक्नॉलेज कर लिया है तो तुम यहाँ पर वो ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो जो कि उसके लिए काफी तो फायदेमंद हो। और वो आगे कहती है कि हम लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन सीढ़ियों के नीचे जैसे तुम उस नेकलेस को नीचे डालोगे तो यहाँ पर एक दरवाजा खुल जाएगा जो कि तुम्हें सी ड्रैगन के पास लेकर जाएगा, और इसके अलावा वो उसे एक और रिंग देती है जिससे वो पानी के अंदर पूरी तरह से फ्रीली मूव कर सकता था, जिसे थियो अपनी उंगली के अंदर पहन लेता है और कहता है तो चलो फ्लोटिंग आर्चों को बचाने के लिए चल। और हमें टेम्पल के बाहर उन लोगों का सीन दिखाते हैं जो कि क्रिमल्ट के लिए यहाँ पर प्रेयर करने में लगे हुए थे। पर वहीं पर पीछे से जोर की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ। वो लोग घबराते हुए पीछे की तरफ देखते हैं और वो लोगों को बताता है कि जो यहाँ पर 3 शिपिंग क्लेन्स ने इन्वेस्टिगेशन करी है उसके हिसाब से जो इंसान यहाँ पर गया हुआ है असल में वो एक धोखेबाज है जो कि यहाँ पर धोखे से हीरो क्रिमल्ट बनने की कोशिश कर रहा है। वो लोग कंफ्यूज थे, वो कहते हैं क्या एक धोखेबाज? और वो आदमी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग यहाँ पे एक काम कर रहे हैं जिससे हम लोग ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को उस चोर से यहाँ पे फिर से वापस हासिल कर सकें। और दूसरी तरफ एमर्टो जो कि शिपिंग क्लैन का हेड है वो सोचता है कि बिल्कुल ये जजमेंट पूरे से सही है, इसकी वजह से जो रेपुटेशन है उसको थोड़ा सफर करना पड़ सकता है, पर अगर ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को मैंने यहाँ पर रिकवर कर लिया तो मेरी जान पूरे सुरक्षित हो जाएगी और इससे बड़ी चीज मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, इसलिए रेपुटेशन के बारे में सोचने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और अगर इसके लिए मुझे यहाँ पर हर एक इंसान को मारना भी पड़े। और इसलिए वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है कि इसी मूवमेंट से जो कि यहाँ पर
उनके खिलाफ जाएगा किसी भी वजह से उसे यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। और उसके जो आदमी थे वो सभी सिविलियंस के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें थियो को दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे कर सीढ़ियों से नीचे चलता चला जा रहा था। और कुछ ही देर में वो पानी के पास आ जाता है और वो सोचता है कि शायद ये वही जगह है। और वो अपने पास नेकलेस को निकाल कर सीधे पानी के अंदर डाल देता है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक तेज भवंडर बनना चालू हो जाता है और उस भवंडर के साथ वहाँ पे एक दरवाजा खुल चुका था। और उसका इस्तेमाल करते हुए थियो धीरे धीरे कर नीचे की तरफ जाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद जैसे थियो पानी के अंदर जाता है और जैसे थियो वहाँ से पानी के अंदर जाता है तो वो वहाँ पे एक अजीब सी जगह पर आ चुका था। और वो सोचता है कि अब मैं अंदर तो आ चुका हूँ पर आखिर असल में मुझे जाना कहाँ पर है। और वो पीछे किसी की प्रेजेंस को सेंस करते हुए कंफ्यूजन के साथ पीछे देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। पर उसे एक डर यहाँ पर महसूस हो रहा था और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर है। और अचानक ही वहाँ पर कई सारे लाल आंखें चमकना चालू हो जाती हैं। और ये देखकर वो कंफ्यूज जैसे पीछे की तरफ देखता पर अचानक ही वहाँ पर कई सारे अजीब तरीके के दिखने वाले क्रीचर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और ये द डीप सी गार्डियंस है, सी सरपेंट। और वो थियो को देखकर बस उसके ऊपर हमला करने के लिए आ ही रहे थे पर फिर भी वो उसके आसपास घूमते रहते हैं। और हमें टेंपल के बाहर उन लोगों का सीन दिखाते हैं पर मार्टी उन लोगों के सामने आते हुए कहती है कि रुक जाओ, तुम लोगों से धोखेबाज कह रहे हो। आखिर तुम लोग यहाँ पर ये चीज कैसे कह सकते हो? वो इंसान साफ साफ दिख रहा है कि वो क्रेमहिल्ड का रिइंकार्नेशन है। और मैं यहाँ पर इस चीज की कसम खाकर कह सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इस जगह की काफी लंबे सालों से रक्षा कर रही हूँ। पर कि यहाँ पर वो तुम नहीं हो जिसे अपने आप को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या कर तुम यहाँ पर ट्रेवन की मर्सनरी के साथ इस तरीके की सेंचुरी के अंदर यहाँ पर क्या कर रहे हो? एम्बर तो ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया था और ये सुनने के बाद लोग भी यहाँ पर हैरान से रह गए थे। वो कहते हैं क्या ट्रेवन, क्या वो लोग जिन लोगों ने ड्रैगन स्लेयर को यहाँ से चुराया था? इसलिए एक लड़का एक सोल्जर को झंझोड़ते हुए बोलता है कि तुम लोग सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ट्रेवन को मारने लगे हो। क्या ड्रैगन स्लेयर को चुराना ही तुम लोगों के लिए काफी नहीं था कि अब तुम लोग क्रेमिल्ट को भी यहाँ पर बेचने के लिए तैयार हो चुके हो? और वो लोग यहाँ पर इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं और उन लोगों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्रेमिल्ट की रक्षा करेंगे। और ये देख रहा एम्बर्टो उसे और ज्यादा गुस्सा आना चालू हो जाता है। और वो लड़की जो कि उसके साइड में खड़ी हुई थी वो उससे कहती कि सर लगता है कि हम लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से चलकर अपने नेक्स्ट प्लान के ऊपर काम करना चाहिए। पर वो आदमी पूरी तरह पागल हो चुका था। वो ट्रेवन की मर्सनरी क्रॉप से कहता है कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दो। और अगले पल वो लोग जितने भी सिविलियंस होते हैं उन सभी के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। ये सीन सच में काफी दिल दहला देने वाला था क्योंकि उनके सामने जो भी इंसान आता है वो उन सभी के गले काट कर उन्हें आसानी से मारते चले जा रहे थे। पर ये देख रहे बाकी सभी सोल्जर्स अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं। और ये देख रहा एम्बर्टो का एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि सच में आपको जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके की फोर्स यहाँ पर आपकी रेपुटेशन को पूरी तरह खराब कर रख देगी। पर वो कहता है कि यहाँ पर मुझे अब किसी और साइंस की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर केवल एक ही रेपुटेशन है जो कि अपने गले को बचाने की है। और एक बार अगर हम लोगों ने फ्लोटिंग आर्शिप को यहाँ पर बेच दिया तो बस तुम्हारे लिए यहाँ पर एक रोल रह जाता है जो कि ट्रेवन के परफेक्ट हंटिंग डॉग का है। और प्रिस्ट मरिट के साथ ही उन लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जगह आपके लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक है। और वहाँ पर कुछ ही देर में एक जंग का माहौल हो गया था। मारिट के सभी प्रीस्ट उसे यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो वहाँ पर खड़ी होकर कहती कि ठीक है हम लोग यहाँ पर सिविलियंस के साथ मिलकर लड़ेंगे। और वो स्पीयर्समैन जैसे ही आकर सिविलियंस के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं और एक सोल्जर का स्पीयर आकर एक आदमी को लगने ही वाला था जो देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। पर अगले ही पल एंटोनियो वहाँ पर उसके सामने आकर उसे यहाँ पर बचा लेता है। और इसके अलावा उसके जितने भी साथी थे वो सभी भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं जो कि यहाँ पर सिविलियंस के सामने आकर उन लोगों की रक्षा करना चालू कर देते हैं। ये देख रहा उसका पिता बहुत ज्यादा शौक सा रह गया था। वो कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम यहाँ पर ये सब कर क्या रहे हो? और एंटोनियो भी उसे देखकर कहता है कि काफी लंबा समय हो गया ना फादर एक दूसरे से मिले हुए। और एम्बर्टो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सच में सक्सेसर की पोजीशन को यहाँ पर गिव अप कर रहे हो? आखिर ये किस तरीके की घटिया सी बकवास है? पर ये सुनकर एंटोनियो अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है कि असल में आखिर पाप होता क्या है कि अपनी खुद की ही कंट्री को बेच देना या फिर इनोसेंट से लोगों के ऊपर हमला कर उन्हें मारना चालू कर देना। ये सुन रहा एम्बर्टो उसे अपने लड़के के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और एंटोनियो अपने आदमियों के साथ जाकर उसके सामने खड़ा हो गया था और वो अपने ब्लैक स्कल के मेंबर्स से कहता है उन सभी को सबड्यू कर दो जो कि यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर जितने भी सिविलियंस है उन सभी की रक्षा करनी होगी। और एंटोनियो यहाँ पर उन लोगों से लड़ते हुए सोचता है कि अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज को संभाल लिया है पर ये एक फैक्ट है कि हम लोग हर एक चीज में उन लोगों से काफी ज्यादा पीछे हैं और इसलिए हम लोग काफी देर तक यहाँ पर जरा सा भी होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। और वो थियो के बारे में सोचता है कि जल्दी करो। और दूसरी तरफ हमें थियो का सीन दिखाते हैं जो कि पानी में अभी भी तैरने में लगा हुआ था। वो सोचता है कि मुझे सी सरपेंट्स के बारे में लगा ही था पर क्या सच में इतने सारे होंगे ये मैंने सोचा नहीं था। पर इसके अलावा वो लोगों से नजर मिलाते हुए सोचता है कि आखिर ये बस यहाँ पर देख ही क्यों रहे हैं। जिसके बाद वो द ड्रैगन स्लेयर सोर्ड के बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि ये सब इसी वजह से क्योंकि जो लिवाइथन का ऑरा है वो इस ड्रैगन स्लेयर सोर्ड के अंदर सील्ड है। और वो ये सोचते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और जैसे सी सर्वेंट के ऊपर हाथ रखता है तो सिस्टम बताता है कि सी सर्पेंट उसके ऊपर भरोसा कर रहा है जिस वजह से उसने यहाँ पर उसे अपना मास्टर
समझ लिया है। और अगले ही पल एक तेज लाइट के साथ यहाँ पर उसके साथ एक पैक्ट हो जाता है, यानी उसने यहाँ पर सी सरपेंट को टेम कर लिया था। और थियो सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जब मैंने उम्र को टेम किया था। उसके सभी इमोशंस ड्रैगन हार्ट के अंदर फ्लो हो रहे हैं, वो सभी इमोशंस जो कि लेवाइथन के अंदर सिंक कर गए थे, जैसे कि वो क्यूरियोसिटी, वो डर और साथ ही वो जलन भी। और वो लोगों को देखकर समझ जाता है कि शायद वो सभी लेवाइथन की पावर की वजह से यहाँ पर खिंचकर आ गए हैं, और इसी वजह से वो उसे शांति से दूर से देख रहे थे, क्योंकि उसके अंदर से भी सेम ऑरा निकल रहा था। और वहाँ पर वो सी सरपेंट थियो से कुछ कहता है। ये सुनकर वो कहता है कि ये चीज सच है, तो तुम चिंता मत करो, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं डेफिनेटली सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। जिसके बाद वो सी सरपेंट से कहता है कि मुझे उसके पास लेकर चलो। जिसके बाद वो उसकी सवारी करता है और वो सी सरपेंट लेवाइथन की तरफ उसको लेकर जाना चालू कर देता है। और वो लोग काफी ज्यादा तेजी से समुद्र की और ज्यादा गहराई की तरफ चलते चले जा रहे थे। और थियो सोचता है कि जितनी ज्यादा गहराई के अंदर हम लोग जा रहे हैं, वो करंट उतने ज्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हैं उस माना की वजह से, यानी ये एक साइन है कि हम लोग लेवाइथन के और भी ज्यादा करीब हो रहे हैं। जिसके बाद वो अपने सिंक्रोनाइजेशन को एक्टिव करता है और उसकी आंखें ये देखकर शॉक से रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने वहाँ पर जमीन पर लेवाइथन पड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पे एक अजीब तरीके की चीज थी जो कि चिपकी हुई थी। और थियो ये देखकर सोचता है इसका मतलब कि ये चीज सच थी कि वो समुद्र की गहराई के अंदर अभी भी आराम कर रहा था, पर फिर भी इसके साइज के हिसाब से भी ये कुछ जैसे ज्यादा ही कमाल का ऑरा है। और इसके अलावा जो माना फ्लो है वो सच में काफी ज्यादा अजीब सा है, जैसा कि सी सरपेंट ने कहा था, और ये उससे काफी ज्यादा अलग है जो कि क्रिमहेल्ड की मेमोरीज के अंदर मैंने देखा था। और तभी ग्रिफिन बाहर आते हुए उसकी हालत देखकर कहता है कि सच में ये चीज तो पूते से सड़ी हुई सी लग रही है, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बटरफ्लाई ड्रैगन ये देखकर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो इसकी कंडीशन है वो सच में कुछ जरा से ज्यादा ही खतरनाक है। और थियो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो कहता है कि सच में ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस है? तो बटरफ्लाई ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम पहले ये चीज को सेंस कर चुके होगे, क्योंकि तुम भी एक सेम ऑरा रखे हो। और तभी थियो को महसूस होता है और वो कहता है क्या सेम ऑरा? और उसे याद आता है और ये डिमोनिक करप्शन था। तो वो कहता है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे पूरी तरह से डिमोनिक करप्शन ने कंज्यूम कर लिया है, और साथ ही ये अपने सभी रीजंस को भूल चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अबेंडेंट सी जगह का सीन दिखाते हैं। वो जगह पूरे से जर्जर हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कई सालों से कोई आया भी ना हो। पर वहाँ पर हमें नोएल को दिखाते हैं जो कि किसी से बात कर रहा था। भले ही हमारी नेशन यहाँ पे एक जंग के अंदर हो, पर यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और हमें उसके सामने एक आदमी को बैठा हुआ दिखाते हैं जिसे वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन बोल रहा था। तो वो आदमी कहता है कि सच में इस चीज को काफी लंबा समय हो गया ना, और ये ओवरलॉर्ड ड्रैगन है जिसका नाम डांटे रोल है। नोएल गुस्से में उसकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये समय है यहाँ पर मुस्कुराने का या फिर एक दूसरे को इस तरीके से ग्रीट करने का? क्या तुम यहाँ पर उन डील्स की टर्म के बारे में भूल चुके हो? तुम यहाँ पर नॉर्थ को रखोगे जब तक हम लोग रंगनार से लड़ेंगे, और इसी वजह से ट्रेवेंस यहाँ पर आर्शिप के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे और ये चीज एक सीक्रेट रहेगी। तो डांटे कहता है कि मैंने तो यहाँ पर मेरा कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा है, आगे चीज में दिक्कत क्या है? पर नोएल गुस्से में उसकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि इस तरीके से एक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जो थियो रंगनार है वो एक आउटसाइडर है, और मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि जो सिक्स्थ हायर है वो यहाँ पर कुछ करने के बारे में सोच रहा है। मुझे सच बताओ, और अगर तुमने नहीं बताया तो जो हमारी डील है वो यहाँ और अभी यहीं पर खत्म हो जाएगी। और ये कहकर वो अपने अंदर से टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करना चालू कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही सीन दिखाते हैं जहाँ पर थियो को ये पता चल गया था कि लेवाइथन को डिमोनिक करप्शन ने यहाँ पर पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया है। इसी वजह से उसके जितने भी सेंसेस है वो यहाँ पर पूरी तरह से खो चुके हैं, और उसके जितने भी रीजंस थे वो सभी भी। और इसलिए थियो थोड़ा सा परेशान होते हुए ड्रैगन से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्या ट्रेवेंस ने ये सब किया है? बटरफ्लाई ड्रैगन कहता है कि बिल्कुल, जब ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की जो सील थी वो यहाँ पर टूट चुकी थी तो लेवाइथन ने यहाँ पर आर्चिप की रक्षा करने की सोची। पर मैं ये देखकर और ज्यादा हैरान हूँ कि उन लोगों ने किस तरीके से गार्डियन ड्रैगन को पॉइजन किया हुआ है। जरूर इसका कोई घटिया सा तरीका होगा, और इसी वजह से जो डेमोनिक करप्शन है उसने उसकी जितनी भी सेंसेस है उन सभी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है, और इसलिए वो पूरे से बेजर हो चुका है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने यहाँ पर तुम्हें नोटिस किया है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अब दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसे यहाँ पर कम करो। पर अगले ही पल थियो उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है, और ये देखकर वो कहता है हे चूजन वन। तो थियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर उसने मुझे नोटिस नहीं किया है तो यही मेरे पास एक मौका है कि मैं उसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। और अपने हैचिंग सिनेरियो को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, और वो सीधे जो टॉक्सिन्स थे उनको यहाँ पर फैलने से रोकने के लिए सीधे उसके माथे पर हमला करता है। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि बस कैसे भी कर मुझे यहाँ पर इसे रोकना होगा, उस सोर्स को जो कि डिमोनिक करप्शन को यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है। पर जैसे वो तलवार यहाँ पर जेम से टकराती है, अगले पल उसके ऊपर एक ज्यादा बड़ा सा शॉक लगता है और वो सरकते हुए ज्यादा दूर चला जाता है। और ये शॉक वेव कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी, जिस वजह से वो किसी गोली की तरह शूट होता है और जाकर चट्टान से टकरा जाता है। हमें थियो की हालत दिखाते हैं जो कि पूरे से खून खुआन हो चुका था, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए सोचता है कि डैम इट, उन लोगों ने इसके ऊपर किसी तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म लगा कर रखा हुआ है। पर फिर भी ये चीज साफ है कि ये एक वाइटल पॉइंट है। पर अगले पल थियो इस चीज को महसूस कर पाता उससे ही पहले लेवाइथन उसके पीछे आ गया
था और ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से जंप करता है क्योंकि लिवाइथन उसके ऊपर हमला करना चालू कर चुका था और ड्रैगन उससे कहते हैं कि चूजन वन, तुम हमेशा यहाँ पर इस तरीके से नहीं भाग सकते, उसके सिर पर हमला करो जैसा कि तुमने पहले किया था। पर थियो परेशान था, वो सोचता है कि आखिर मैं उसके करीब कैसे पहुंचूं। पर अगले पल वो ये देख और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लिवाइथन अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी बॉल बनाना चालू करता है और जैसे वो ये बीम यहाँ पर छोड़ता है तो थियो बाल बाल उससे बच गया था, पर इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। पर अगले ही पल थियो को ये चीज महसूस होती है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि सी सरपेंट उसके पास आ गया था जिसने यहाँ पर उसे बचा लिया था। जिसके बाद थियो सी सरपेंट को पकड़कर उसके साथ यहाँ पर आगे बढ़ना चालू कर देता है। जिसके बाद वो सोचता है कि सच में पानी के अंदर मूव करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर तुम्हारी मदद से स्टोरी पूरे से बदल चुकी है। और वो सी सरपेंट से कहता है तो चलो सीधे उसके सिर की तरफ, और वो घूमते हुए काफी ज्यादा तेजी से लिवाइथन की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। और वो सोचता है कि वो डिमोनिक एनर्जी उसके सिर से जो क्रिस्टल है उसके अंदर से काफी ज्यादा तेजी से निकल रही है। पर जब मैंने ग्रिफिन से लड़ाई करी थी तब मैंने एक चीज सीखी थी। और वो लिवाइथन की तरफ कूदते हुए कहता है कि पर जब मैंने ग्रिफिन से लड़ाई करी थी तब मैंने एक चीज सीखी थी। और वो यहाँ पर अपने सिंक्रोनाइजेशन को एक्टिव करता है और साथ ही वो ग्रिफिन के स्किल को एक्टिवेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि जैसे कि आंख के बदले आंख दी जाती है, और वैसे ही वो अपने जितने भी गार्डियंस होते हैं उन सभी की भी स्किल्स को यहाँ पे एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसलिए बिल्कुल किसी गार्डियन के लिए मुझे किसी गार्डियन को लेकर आना होगा। और थियो सच में यहाँ पर काफी डरावना भयानक सा लग रहा था जहाँ पर वो क्विंट्रिपियल ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है और ये अटैक सच में कुछ जरूरत से ज्यादा डेवास्टेटिंग होता है, जिस वजह से वो लिवाइथन के माथे से टकराते ही उस जेम को यहाँ पर चकनाचूर कर देता है। और अगले ही पल चीजें पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। थियो वहाँ पर शांति से खड़ा हुआ था और उसके पीछे हमें क्रेमेल्ट को दिखाते हैं। जिसके बाद लिवाइथन के अंदर से काफी टेरिफाइंग और इंसेन एनर्जी आसमान की तरफ निकलती है और वो डिमोनिक एनर्जी जिसने उसकी आंखें अभी तक बंद करी हुई थी अचानक ही वो साफ हो चुकी थी और उसकी आंखें पूरी तरह क्लियर हो जाती है। और वो ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को पकड़े हुए थियो को यहाँ पर क्रीमेल्ट समझ लेता है और थियो उससे कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं वो नहीं हूँ। ये सुनकर वो कंफ्यूज था और वो बताता है कि असल में मेरा नाम थियो है और मैं द चूजन वन हूँ और मैं यहाँ पर क्रीमन के लास्ट शब्दों को तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। और वो उसे सारी कहानी बताता है कि आखिर किस तरीके से क्रेमेल्ट ने थियो को ये ड्रैगन स्लेयर सोर्ड दी थी और किस तरीके से उसने लिवाइथन की आखिरी बार उस वार्मथ को महसूस किया था। ये जानने के बाद वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब इतने लंबे समय से क्रेमेल्ट वहाँ पर मेरे लिए अभी तक खड़ी हुई थी। पर ग्रिफिन बोर होते हुए कहता है कि हे अब इस तरीके से इमोशनल होने का समय नहीं है, जल्दी से रैली के अंदर वापस आ जाओ। और बटरफ्लाई ड्रैगन भी कहता है कि बिल्कुल चूजन वन को एज अ गार्डियन तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। लिवाइथन कहता है कि मैं इस चीज का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था पर अब ये चीज पूरे से नामुमकिन है। ये सुनने के बाद थियो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो बताता है असल में मैंने पैरामोडल ड्रैगन की जो इच्छा है उसको डिनाई किया और साथ ही अपनी मर्जी से ही रैलिक को छोड़ दिया। और जैसे ही मैं रैलिक से बाहर निकला था उसी समय पर मैं एक गार्डियन नहीं रहा और इस सब के अलावा यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी ने एक बार मुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया था, पर यहाँ पर तुमने मेरी मदद करी जिससे मैं फिर से अपने सेंसेस के अंदर आ गया, इसलिए मेरी तबाही उतनी ज्यादा अच्छी है जैसे कि कुछ भी ना हो। और शायद यही चीज है जो कि अब यहाँ पर आखिरी रह गई है। पर फिर भी थियो यहाँ पर मेरे अंदर जितनी भी पावर बची हुई है वो सब मैं यहाँ पर तुम्हें देता हूँ, पर इसके साथ एक काफी ज्यादा बड़ा दर्द भी आएगा, तो क्या तुम इसको सहने के लिए तैयार हो? तो थियो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस सच में काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद वो आगे बढ़ना चालू करता है और कहता है इस ताकत का इस्तेमाल करना उन लोगों की रक्षा करने के लिए जिसे क्रेमेल्ट यहाँ पर बचाना चाहती थी। तो थियो ये देखकर कहता है कि मैं इस चीज की कसम खाता हूँ। और ये सुनकर वो कहता है कि थियो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने दोस्त के पास वापस जा सकता हूँ। और वहाँ पर जो एक तूफान बना हुआ था वो भी अब धीरे धीरे कर गायब होना चालू हो जाता है। ये देखकर थियो कहता है कि वो सी करंट जो कि यहाँ पर लिवाइथन की वजह से बना हुआ था अब वो गायब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो आर्शिप है वो यहाँ पर पूरी तरह से डूब जाएगा और इसलिए ड्रैगन उसे समझाता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी से जाकर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करो। तो थियो कहता है कि लिवाइथन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो उस तूफान के अंदर कूद जाता है और साथ ही कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स का अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा।